बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में ईवीएम को लेकर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, या यूं कहें कि एक बार फिर से वही सवाल मजबूती के साथ उठने लगे। न सिर्फ भारत से आवाजें उठ रही हैं, बल्कि भारत के बाहर से भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो तकनीक के मामले में बहुत आगे माने जाते हैं। एलन मस्क ने सवाल उठाया है, कहा है कि ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती साहब, लेकिन भारत में चुनाव आयोग है कि मानने को तैयार नहीं। हरियाणा का भी चुनाव हुआ, उसको लेकर जो तमाम लोग एनालाइज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत में हेरफेर हो रही है। हम तकनीक में अपने आप को सबसे आगे बताते हैं, लेकिन फाइनल आंकड़ा आते आते चुनाव आयोग को 6 से 7 दिन लग जाते हैं, और जो फाइनल आंकड़ा आता है उसमें 6-6% का अंतर आ जाता है। स्थिति क्या है? क्या चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिस चुनाव का सहारा लिया जा रहा है वही संदेह पैदा करने लगा है? हमारे साथ वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब हैं, जो ईवीएम की लड़ाई बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। महमूद पराचा साहब, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। पराचा साहब, ये ईवीएम का सवाल भारत में क्या जितनी संजीदगी के साथ एड्रेस किया जाना चाहिए था, खासतौर पर उन पार्टीज को, चुनाव आयोग जो खुद इस पूरे प्रोसेस को डील करती है, उतनी मजबूती उतनी संजीदगी के साथ वो लोग इसे ले क्यों नहीं रहे? जबकि एलन मस्क जैसा व्यक्ति अगर ये कह रहा है, सवाल उठा रहा है, ईवीएम पे संदेह पैदा कर रहा है, ये कह रहा है कि इस पे संदेह है, भाई हैक हो सकती है, तो भारत में ये सवाल नाजायज क्यों माना जाता है? देखिए, ये बात सीधी सीधी है। दुनिया में सिर्फ एलन मस्क साहब की बात नहीं है। दुनिया के किसी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, और उसकी बहुत मजबूत वजह है जो एलन मस्क साहब ने अभी बताई भी है। उन्होंने ये कहा है अपनी पूरी स्टेटमेंट में कि मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूं, और मेरे ख्याल से वो दुनिया में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोटिक्स और उस सब में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक इंसान हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये अपने आप को बताते हैं कि मैं एलन मस्क का दोस्त हूं, और टेक्नोलॉजी उनसे मैं इंडिया में लाने की गुजारिश कर रहा हूं। अब वो व्यक्ति भी बार बार, और एक बार नहीं कोई, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मशीनों का इस्तेमाल कोई शुरू हो जाए। अभी वहां होता नहीं है, यानी कि ईवीएम हो या कोई और तरह की मशीनों का इस्तेमाल हो जाए, तो वो जो कि मशीनों के माहिर हैं, और अगर उनको सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी भी बताया जाए मशीनों के मामले में इस वक्त, तो कोई गलत बात नहीं होगी। वो इस बार को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ईवीएम से, जो ईवीएम है बहुत आसानी से, ये नहीं कह रहे हैं कि उसको हैक किया जा सकता है, बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, और पेपर बैलेट को मैनेज करना, मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये दोनों चीजें वो कह रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, डायरेक्ट व्यक्ति को खुद वोट देने चाहिए, और उसकी गिनती भी अपनी आंखों के सामने करानी चाहिए। ये ऐसी बात है कि जैसे मैंने इस वक्त सफेद कमीज पहन रखी है, तो दुनिया में कोई भी इंसान जो झूठ नहीं बोल रहा होगा, जो बेईमान नहीं होगा, जो चोरी नहीं करना चाह रहा होगा, वो यही बोलेगा कि ये मैंने सफेद कमीज पहन रखी है। अब वो चाहे एलन मस्क हो या महमूद पराचा हो या कोई भी व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी नहीं भी जानता, वो भी यही बोलेगा। लेकिन क्योंकि चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार जी और उनके दोनों सहयोगी और उनके सैकड़ों जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं, वो खुद ही तो चोरी कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि हम चोरी कर रहे हैं? ऐसा तो वो नहीं बोल सकेंगे ना। तो इसीलिए वो बार बार इस झूठ को दोहरा रहे हैं, जो कि दुनिया में हर इंसान झूठ ही मानता है। महमूद पराचा साहब, एक सवाल, ईवीएम से अगर पूरी प्रक्रिया हो रही है, टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हम भारत के तौर पर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो फिर ये वोटिंग प्रतिशत का जो खेल हो रहा है, जो फाइनल आंकड़ा आने में 5-5, 6-6 दिन, 7-7 दिन लगा दे रहे हैं, फाइनल आंकड़ा आते आते वोटिंग प्रतिशत पे 6 से 7% तक का अंतर आ जा रहा है, ये क्यों होने लगा? क्या पिछले 2-4 चुनाव अगर हम देखें 3-4 साल में, क्या हम भारत टेक्नोलॉजी में पीछे चला गया है? क्योंकि इससे पहले टीएन शेषन के दौर में भी अगर हम देखें तो फाइनल आंकड़ा
और जो वोटिंग प्रतिशत होता था उसके बीच में 1-2% का ही अंतर होता था कि भाई फाइनल आंकड़े में 1-2% रह गया। जो चुनाव आयोग हर 3 घंटे में 2 घंटे में लाइव डाटा रिलीज करता है, वो सिर्फ फाइनल आंकड़ा लाते लाते 6 दिन 7 दिन लग जाए। और हरियाणा का चुनाव तो बहुत ही अजीब नजर आ रहा है। जब मैं देख रहा हूं कई डिबेट्स को, तो उसमें तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें जितने वोट पड़े थे उतने ही गिने गए, बाकी सीटों पे तो जितने पड़े थे उससे कहीं ज्यादा गिन लिए गए। ये स्थिति क्या है? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में डकैती कहें आपकी, आजकल वो चल रहा है ना टर्म की, डिजिटल बंधक बना लिया जा रहा है लोगों को और फिर फिरौती लेके छोड़ा जा रहा है। ये वो स्थिति बन गई है क्या? हमारे यहाँ तो डिजिटल बंधक बना लिया है, और कोई भी फिरौती लेके भी मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, राजीव कुमार जी छोड़ना ही नहीं चाह रहे। सारी कितनी फिरौती और लेंगे? अभी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें लाके फिरौती ले तो ली, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही अहम है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। देखिए, प्यारेलाल गर्ग साहब हैं चंडीगढ़ में, वो डेटा एनालिसिस में इस वक्त सबसे ज्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, और वो उन्होंने ये डेटा सबसे पहले निकाल के दिखाया है। और वो हर चुनाव के बाद यही डेटा, कौन सा डेटा? जो चुनाव आयोग का अपना डिक्लेयर डेटा है, वो कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो बताते हैं। तो अब जो चुनाव की प्रक्रिया जानने वाले लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, वो तो एक बात को साफ जानते हैं कि एक एक वोट जैसे ही पड़ता जाता है, वैसे ही फॉर्म 16 होता है, उसमें वोट टिक होते जाते हैं, और एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना रियल टाइम डेटा चुनाव आयोग के पास होता है, खास तौर पे अब जबकि ईवीएम से हो रहा है। तो ये गड़बड़ी होने की सबसे बड़ी निशानी है। मशीन कोई अपने आप थोड़ी गड़बड़ी करती है, लेकिन गड़बड़ी होने की सबसे ज्यादा संभावना किसी भी मशीन से होती है। और पेपर बैलेट क्योंकि मैनुअल चीज है, इसलिए अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो जैसे मसीह साहब पकड़े गए थे ना रंगे हाथों चंडीगढ़ में, वैसे पकड़े जाने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और मशीन में क्योंकि नजर ही नहीं आता कुछ, तो पकड़े जाने के काम सबसे कम होते हैं। लेकिन ये इशारा, और आपके चैनल से पहली बार मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, यही इस झूठ को पकड़ने का सबसे अच्छा आंसर है जो अभी तक किसी ने दिया है। किसने दुनिया में ये कहा है कि आपको परसेंटेज बतानी है वोट की? किसी कोई बंदिश है परसेंटेज बताने की? परसेंटेज तो आप और मैं खुद निकाल लेंगे। आप नंबर बताइए ना, जो पहले होता था। परसेंटेज बताने का काम तो हम एक कैलकुलेटर रख के अपने आप निकाल लेंगे शाकिर साहब, ठीक। ये परसेंटेज बताने की कहानी कहां से शुरू होती है? क्यों बतानी है परसेंटेज? क्योंकि उसमें घपला करने की गुंजाइश होती है। इसमें ये चुनाव आयोग डकैती ही कर रहे हैं वोटों की। वो देश के वोटों के सबसे बड़े चोर हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए रियल टाइम डेटा जो उनके पास होता है, उसमें बढ़ोतरी होने के चांस 0% है। एक भी वोट बढ़ने के चांस 0% है। इसीलिए तो वो मशीनें ला रहे हैं कि हम इसमें एग्जैक्ट काउंटिंग कर सकते हैं। क्या वजह है मशीनें लाने की? एक सबसे बड़ी वजह क्या है? ये नहीं कि जल्दी भी होती है काउंटिंग, एग्जैक्ट डाउन टू द लास्ट वोट हम काउंट कर सकते हैं। इसमें एक भी वोट की हेरा फेरी नहीं हो सकती है सबसे बड़ी। तो इसमें तो 2-2, 5-5, 8-8% की हेरा फेरी हो रही है। तो ये सीधी सीधी हेरा फेरी है जिसका कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सकते। परसेंटेज बताने की बात बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। हम लोगों को सीधी बात करनी चाहिए, आप हमें रियल टाइम नंबर ऑफ वोट्स बताओ, परसेंटेज मत बताओ। और वो बता नहीं पाएंगे। परसेंटेज भी तो वो वोटों से निकालते हैं ना, पहले वोट के नंबर्स निकलेंगे, उसके बाद उससे परसेंटेज निकालेंगे। क्या अपने आप ही परसेंटेज निकलती है? ये है बेईमानी का सबसे बड़ा तरीका, जो सबसे बड़ा सबूत है कि वो बेईमानी ही कर रहे हैं। बिल्कुल प्रचार साहब, लोग नंबर्स में वोट करते हैं, नंबर्स में पहुंचते हैं, तो नंबर्स ही पता चलने चाहिए कि कितने लोग पहुंचे वोट देने के लिए इस देश में। लेकिन सवाल ये कि इसे अब रोका कैसे जाए? लीगल प्रोसेस में क्या चल रहा है क्या? क्योंकि कई बार हमने देखा किसी चुनाव के बाद कोई ईवीएम के लेकर सवाल अगर उठा दिए जाते तो कह दिया जाता देखिए अभी मत करिए, चुनाव चल रहा है, प्रभावित हो जाएगा।
अभी हम कुछ नहीं कर सकते, चुनाव आयोग काम कर रहा है। कई तरह के चीजों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग अगर कोशिश भी करें कि लीगल प्रोसेस के थ्रू इस चीज को रोका जाए, सवालों के जवाब लिए जाएं, तो वो चीज भी बहुत डिले टैक्टिक्स के जरिए रोकी जा रही है, हर्डल्स डाले जा रहे हैं। कैसे इसका रिजल्ट निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ सवालों के अंबार लगते जा रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो फिर उन सवालों को कहां सुना जाए और किससे पूछा जाए? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बिल्कुल सही बात है ये। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठा ही हूं। हमने अदालतों के अंदर सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी और आज तक सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच के आया है, ये ईवीएम के केसेस में, वो मैं हूं। 40 से ज्यादा पिटिशंस लग चुकी हैं, वो सब हत्या करके भेजी गई है सारी पिटिशन। सिर्फ हमारी एक पिटिशन सरवाइव की है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी है कि आपकी बातें जो भी हैं वो आप दूसरी अदालतों में, निचली अदालतों में रखो। हमने क्योंकि बहुत मेहनत करके केस लगाया था, हमने रामपुर का चुनाव ही इसलिए लड़ा था कि चुनाव आयोग के इस सिस्टम के अंदर घुस के सारे जिंदा जीते जागते सबूत इकट्ठे करके लाए, वीडियोग्राफी लेके आए, और वो हमने किया भी। और उसको हमने कोर्ट के जरिए ही किया। दिल्ली हाईकोर्ट से हमने एक जजमेंट ली कि शुरू से लेकर आखिर तक चुनाव की सारी जो जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं उसकी वीडियोग्राफी होगी। अब हमने कोर्ट के जरिए ही उनसे वीडियोग्राफी ली और पूरी दुनिया को, अगर आपने भी देखा होगा, हमने दिखाया किस तरीके से मशीनों की हेरफेर हो रही है, मशीनें चुराई जा रही हैं, मशीनों में छेड़छाड़ हो रही है और खुलेआम सैकड़ों मशीनें में हो रही है, ये दिखाया। कोई सुप्रीम कोर्ट ने हमें निचली अदालतों में भेज दिया, अब हम वहां लड़ रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए दरखास्त दे चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, वो एक लड़ाई चल रही है। तीसरी लड़ाई, हम जनता को जागरूक करें। कल भी हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया और उसमें भी हमने ये हाईलाइट की बातें कि 20% तो हम अदालत से जीत सकते हैं। ये अगर रिलीफ चाहिए इसमें तो 20% अदालत और 80% हमें सड़कों पे उतर के सरकार को और इलेक्शन कमीशन को ये मजबूर करना पड़ेगा कि आप चोरी डकैती और गैर कानूनी काम करना बंद करो। ये सच्चाई है, क्योंकि मोदी सरकार, आरएसएस और बीजेपी कोई भी चुनाव, अब ऐसी स्थिति आ चुकी है पूरे देश में, जीत नहीं सकती जनता के वोटों से। चाहे वो मजहब के नाम पे लोगों को बांटे, कास्ट के नाम पे बांटे, कुछ भी कर ले, लेकिन लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उनके पास यही एक रास्ता है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं और कल हमने बड़े बड़े 2 रेजोल्यूशन पास किए हैं। उसमें ये जिम्मेदारी हमने, जो देश की जनता है, 60% जनता ने अपोजिशन पार्टीज की लगाई है जिम्मेदारी कि आप ईवीएम से चुनाव होने से रोकें। इसमें मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी और आरएसएस से बड़ी गलती इंडिया गठबंधन की सारी पार्टीज की है और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनकी है। क्योंकि चोर तो अपने चोरी करके फायदा कर रहा है ना। जो जिन लोगों को जनता ये चाहती है कि ईवीएम रोकने की जिम्मेदारी दी है, वो अपोजिशन पार्टीज की दी है। और इतनी बड़ी संख्या में पब्लिक ने ना सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के काडर वोटों को हराया, बल्कि ईवीएम के झूठे वोटों को भी हरा के इतनी सारी सीटें कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को दिलवाई हैं। तब भी जो इनका ढुलमुल रवैया है, हर इलेक्शन के बाद एक चिट्ठी लिख के दे देते हैं। चिट्ठी से क्या चोरों को फर्क पड़ता है? और उसके बाद विश्लेषण हो रहा है। सारा विश्लेषण मेरे पास और प्यारेलाल जी के पास पड़ा है, टेक्निकली, लीगली और एक्चुअली। जो एक्चुअल है, टेक्निकल है, लीगल है, सब की सब रिसर्च हमने कर ली है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कर ली है हरियाणा की। फिर भी वो एक विश्लेषण कमेटी बना देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इसकी वजह भी हमने तलाश ली है और हमने प्रेस के माध्यम से भी बताया कि कांग्रेस के अंदर और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर आरएसएस के एजेंट, स्लीपर सेल्स डाल रखे हैं। और हमने नाम भी लिए थे, जयराम रमेश जी के और वीनू गोपाल साहब का नाम लिया था। और हमने एक इनका, ये जो योगेंद्र यादव साहब, जो ईवीएम की सारी लड़ाई में हमारे साथ रहे, और सडनली उन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख लिया बहुत बड़ा कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है और उसकी कंट्रोवर्सी बंद हो जानी चाहिए। तो हम अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन की, उनके दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, ताकि जो टॉप लीडरशिप है उसको आरएसएस के स्लीपर सेल से आजाद करा सके। मेरा पूरा अंदेशा है कि ये महाराष्ट्र के चुनाव भी गड़बड़ वाले होंगे,
झारखंड के भी, यूपी में जो 9 चुनाव हो रहे हैं वो भी गड़बड़ होगी उनमें, और वायनाड में भी गड़बड़ होगी हर चुनाव में, अगर हमने अब भी ईवीएम के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बड़ा महाज नहीं बनाया और हम जैसे लोगों से मदद नहीं ली, क्योंकि अब महाराष्ट्र के और झारखंड के तो चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन जो ईवीएम का नुकसान है उसको कम करने की दवाई, सोल्यूशन हम लोगों के पास है, जैसे हमने इतने पूरा 1 साल लगा के सीखा है। महमूद प्राचा साहब, अपोजिशन का अगर हम जैसा जिक्र आप कर रहे हैं, हमने देखा कि अगर हरियाणा को ले, बहुत से पोलिंग बूथ्स ऐसे थे कि कांग्रेस के बस्ते वहां नहीं थे, वहां वो अपने कैडर को खड़ा नहीं कर पाए अपनी पार्टी के सपोर्ट के लिए। तो क्या ऐसी पार्टी से आप उम्मीद कर पाएंगे जो अपने संगठन को नहीं खड़ा कर पा रहे, वो ईवीएम की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? और क्या ये आज की तारीख में जरूरी नहीं है कि अगर हर पोलिंग बूथ पे आपका पोलिंग एजेंट जो बन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो टेक्निकली साउंड हो, उसे भी समझ में आना चाहिए कि दरअसल चल क्या रहा है। आप किसी को भी उठाकर पोलिंग एजेंट बना दें जिसे एबीसीडी भी नहीं पता हो उस टेक्नोलॉजी की, तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ये तो देखना चाहिए कि कम से कम 4 या 5 बूथ पे एक ऐसा टेक्निकली साउंड व्यक्ति होना चाहिए उनकी पार्टी का, जो चीजों को समझ सके, जो पकड़ सके कि यहां कुछ गड़बड़ है। क्या इस तरह के कुछ ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है सोसाइटी में भी, कि जो इस टेक्नोलॉजी को समझें और लोगों तक पहुंचाएं कि देखिए ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम कर रही है और चुनाव के वक्त अगर ऐसा ऐसा होगा तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि आप जिस सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हैं, आप एक शहर में 2 या 3 प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हर वार्ड में पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। नहीं, बेशक ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। देखिए जी, ये तो हालात ऐसे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने देश में इतनी लूट मचा दी है कि हर व्यक्ति उनके खिलाफ हो रहा है। इसीलिए तो थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं ये, पॉलिटिकल पार्टीज की मेहनत की वजह से थोड़ी इतनी इनकी सीटें आ रही हैं। ये तो जनता की नाराजगी की वजह से, जनता की मेहनत है ये। पॉलिटिकल पार्टीज तो उसको, अभी एक हमारे साथी हैं देवाशायन जी, उन्होंने बड़ी अच्छी टर्म निकाली है, दे हैव एक्सपर्टीज इन स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। मतलब जीत के जबड़ों से ये हार छीन के ले आते हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज है अपोजिशन पार्टीज की। जनता जिताती है इन्हें और ये खुद हार जाते हैं अपनी कार्रवाइयों से। लेकिन बात इसी चीज के लिए अब हम, वरना पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि अब वेव आ गई हरियाणा में, तो एक तो वेव तो आ गई, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको और ज्यादा मुस्तैदी से काम करना चाहिए था। वेव आई तो मोदी जी और डर गए होंगे, वो और बेईमानी चोरी का इंतजाम करेंगे अपनी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें जनता का साथ देना ही पड़ेगा, ये उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे कांट हैव द लग्जरी ऑफ नॉट ज्वाइनिंग दिस बैटल। और इसीलिए अब हम ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि आपको आना ही पड़ेगा। ये आप भी कोई जनता के नौकर ही हो, कोई आप भी मालिक नहीं बन बैठे हो मोदी जी की तरह। ऑपोजिशन पार्टीज को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी, बसपा, यूपी में लोकसभा में इससे कहीं ज्यादा सीटें आती अगर ये लोग ऑपोजिशन पार्टीज वाले हमारी बात सुन लेते। लोकसभा में कम से कम 80 तो, जो चुनाव आयोग के डेटा से 79 सीटों का तो हेर फेर कितने लोगों ने, प्यारेलाल गर्ग जी ने और दूसरे लोगों ने दिखाया है कि 79 सीटें तो कम से कम ज्यादा इंडिया गठबंधन की आती, यानी कि बीजेपी हारती। तो ये स्थिति है हरियाणा में। एक्चुअल फिगर जो है 80 से ऊपर होनी थी, मतलब 80 सीटें बीजेपी हारती। ये सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी है। अब उसको किस तरीके से खराब कर रहे हैं ये लोग, वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन ये लिबर्टी इन्हें ज्यादा दिन तक नहीं दी जाएगी। वरना अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो जाती हैं तो जनता फिर अपनी कमांड अपने आप संभालेगी, नई लीडरशिप डेवलप करेगी जो संविधान की एक्चुअल रक्षा कर सके, सिर्फ किताब ना दिखाए। बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, सबूतों के दायरे में रहते हुए जो तमाम दलीलें आपने दी हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुस्तफा।